अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया है, जिसके बारे में मैं 3-4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारा बेसिक है क्योंकि बेसिक स्टार्ट हमने ली है। सबसे पहले जो हमने वीडियो में बात की है वो सारे के सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 वीडियो के साथ। थंबनेल में वीडियो नंबर 1, 2, 3 मैंने लिखा है। एक सीक्वेंस के साथ मैं आपको कोर्स लेके जा रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो भी वही सेंटेंस का जो हमने कंडीशनल सेंटेंस की कल बात की थी कि एक्चुअली व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये हमारा टॉपिक था, difference between conditional sentence and unconditional sentence. So actually conditional sentence is the types of complex sentences. There is no difference between complex sentence and conditional sentence. ये हमने बात की थी कि भाई ये हमारे पास conditional sentence होते हैं। अब conditional sentence की पहचान के बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई कोई भी conditional sentence जब आपके साथ है, conditional सेंटेंस जो हमारे पास है। अब कंडीशनल सेंटेंस मैंने ये बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही पार्ट्स होता है। कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। और कंडीशनल सेंटेंस जो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस का मजमूआ होता है। यानी इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंडीशनल सेंटेंस भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इससे मिलकर बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे हमारे पास दो किस्म के पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैंने बात की थी कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो किस्म के सेंटेंस पाए जाते हैं। नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले वो आपके पास है जी कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। नंबर 2 जो है वो था अनकंडीशनल। अब देख लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस और अनकंडीशनल ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा है। दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा है। लेकिन सर फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है या अनकंडीशनल है? देखिए मैंने ये बताया था कि भाई किसी भी जुमले में जो आपको एफ एज सुन एज और व्हेन नजर आ जाए तो ये आपके लिए क्या होगा? कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम मेन क्लॉज रिप्रेजेंट करते हैं। मेन क्लॉज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का ये क्या होगा? मेन क्लॉज होगा। और मेन क्लॉज ही क्या होता है? एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। मेन क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का ही पार्ट होता है। ये मेन सेंटेंस होता है जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको नाम दे देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। अब अनकंडीशनल में क्या होगा? ये जितने भी मैंने बात की है, यानी आपके पास ये जो एफ है, ये दोनों ये जब आपके पास है, इसी को आप नाम दिया जाता है। ये हमारे पास नाम, ये एक्चुअली आपके पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां कहीं किसी भी जुमले में आपको नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि भाई ये कौन सा है? ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंस तो है, कंडीशनल सेंटेंस है
और कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा पार्ट है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक कंडीशनल सेंटेंस है। नंबर 2, अगर आपको इस एफ क्लास के बाद नहीं आपको सबऑर्डिनेट क्लास नजर आ जाए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से, मा से आए, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, कम कंडीशनल सेंटेंस को। इसके अलावा जितनी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए तो वो आपके पास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा या सबऑर्डिनेट सेंटेंस इसको कहते हैं। और सबऑर्डिनेट सेंटेंस के साथ साथ इसको दूसरा नाम जब आप दे सकते हैं, इसको कहते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट सेंटेंस इसको कहते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट सेंटेंस अगर आपके पास आ जाए, यानी किसके अलावा, अब देख लीजिएगा, एफ एज सुन एज और व्हेन के अलावा जितने भी आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जितने भी आपके क्या है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करेंगे अनकंडीशनल को। और अनकंडीशनल कौन सा होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यानी जिसमें, अब जरा देखिए, मैंने यहां पे लिखा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। मैंने लिखा कि एफ यू visit the college, if you visit college, if you visit to college, sorry, if you visit to college। अब देख ले, ये आपके पास क्या है, आपको नजर आ रहा है कि भाई ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब ये कंजंक्शन के बाद ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, ये आपके पास एक वर्ब है, ये फिर अदर वर्ड है, तो ये एक सेंटेंस तो है। ये कौन सा सेंटेंस है देख लीजिएगा, एक सेंटेंस का तो नाम हम इसको दे सकते हैं। कौन सा सेंटेंस हुआ सर, इसमें यहां पे कंजंक्शन पाया जाता है, तो ये आपके पास ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। अब जरा देखिए, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, नंबर 1 बिल्कुल डिपेंडेंट सेंटेंस हुआ, ठीक है। दूसरा किसी ने कहा कि सर ये आपके पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इसको सबऑर्डिनेट सेंटेंस का नाम भी दे सकते हैं, एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। अब सबऑर्डिनेट सेंटेंस जब इसको कहते हैं तो नंबर 3 हम इसको नाम दे देते हैं कि सबऑर्डिनेट के साथ जब सेंटेंस मिल जाए, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जब सिंपल सेंटेंस मिल जाए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। और नंबर 4 अगर बात करें सर, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे पास 2 किस्म के सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो कंडीशनल सेंटेंस होगा या तो अनकंडीशनल सेंटेंस होगा। अब इसका चेक करते हैं क्या है, एफ आपके पास मौजूद है, तो एफ आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। एक ही कंडीशनल सेंटेंस हुआ। अब फिर अगर मैं यहां पे लिखूं कि when you come to school, when you come to school, अब देख लीजिएगा when you come to school, आपने यहां पे फिर से देखा कि सर when आया है। जब when आया है, ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, ये आपके पास कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये एक सब्जेक्ट हुआ, ये एक वर्ब हुआ, और ये आपके पास अदर वर्ड हो गए। अब आपने कहा सर ये तो आपके पास एक सिंपल सेंटेंस यानी एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि कंजंक्शन के साथ ऐड है तो इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। दूसरा, अगर आप देखें कि सर ये व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है,
ये कोऑर्डिनेट नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सर ये आपके पास एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस में हुआ। अब सबऑर्डिनेट सेंटेंस का यानी जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कोई सिंपल सेंटेंस मिल जाए उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस कहते हैं, और वही सेंटेंस को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी दे देते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस और दूसरे को हम कहते हैं अनकंडीशनल सेंटेंस। तो अब यहाँ पे ये मालूम हुआ कि सर ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, यानी एक ही सेंटेंस। अब अगर तीसरा जुमला मैं यहाँ पे लिखूं, मैं लिखूंगी as soon as you call me, as soon as you call me। अब देखिए as soon as आपके पास क्या है सर, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक सब्जेक्ट हुआ और फिर एक वर्ब हुआ, फिर एक अदर वर्ड रहे। अब सर ये क्या हुआ, सिंपल एज दैट के डिपेंडेंट भी है क्योंकि एज सून एज कंजंक्शन लगा है, कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के साथ लग जाए तो वो डिपेंडेंट सेंटेंस बनता है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट सेंटेंस भी है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मिलावट है, ठीक है ना, इससे बना है। कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू सिंपल सेंटेंस जब मिल जाए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। और साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस भी है क्योंकि एज सून एज रिप्रेजेंट टू द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये चीज आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी, इन कंडीशन के साथ आपने इन टर्म्स को समझा होगा। अब अगर मैं यहां पे लिखूं, मैं लिखूं कि but I was busy there, but I was busy there। अब जरा देखिए, अब आपको ये मालूम है कि सर but I was busy there, but I was busy there, ये आपको मालूम है कि सर ये एक आपके पास क्या है, एक कंजंक्शन है। ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। अब याद कीजिएगा, सुन लीजिएगा इसको, ये कंजंक्शन हुआ। सर कौन सा कंजंक्शन है, सर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इट मींस कि ये हमारे पास एक सेंटेंस रहा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये एक सब्जेक्ट हुआ, ये एक वर्ब रहा, ये अदर वर्ड हुए। सर ये भी हमारे पास नंबर 1 अगर हम बात करें, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। क्यों डिपेंडेंट सेंटेंस है सर, सिंपल सेंटेंस के साथ एक कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस के साथ कंजंक्शन का जब इस्तेमाल हो जाए तो कंजंक्शन को फिर देखा जाता है कि अगर वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, अगर वो सबऑर्डिनेट नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो इट मींस कि दोनों कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास डिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है। नंबर 2, अब सर ये डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस हुआ। कंपाउंड सेंटेंस रहा। जब ये कंपाउंड सेंटेंस रहा, इट मींस कि सर कंपाउंड सेंटेंस कभी भी आपका कंडीशनल सेंटेंस नहीं हो सकता। और ये आप कह सकते हैं कि सर ये हमारे पास नंबर 2 ये एक अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल सेंटेंस है। अब ये याद कीजिएगा कि सर हमें यूं मालूम हुआ कि किसी भी सिंपल सेंटेंस के साथ अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, किसी भी सिंपल सेंटेंस के साथ अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमें मालूम हो, हमें जाहिर हो जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि ये तो अनकंडीशनल है। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी अगर हो तो फिर भी वो अनकंडीशनल बन सकता है। देख लीजिए किस तरह, जैसे कि मैं कहता हूं कि because he was very smart student, because he was very smart student। अब जरा देख लीजिएगा, आपके पास because जो है, ये because जो है, ये आपके क्या है सर, because आपके पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या फर्क है? मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो आपके पास नंबर 1 जो है वो आपके पास है बट, नंबर 2 जो है अब देखें सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है वो है फॉर, आसान करवा देता हूं, फॉर एंड नार बट और सो एंड येट। अब देखें ये जो है आपके पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा तमाम के तमाम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके अलावा तमाम के तमाम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जैसा कि ये आप देखें एफ आपके पास उसमें मौजूद नहीं है तो सबऑर्डिनेट हुआ, व्हेन मौजूद नहीं है तो सबऑर्डिनेट, एज सून एज हुआ तो सबऑर्डिनेट, बिकॉज़ मौजूद नहीं है तो सबऑर्डिनेट। गॉट इट? अब यहां पे देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ यही क्या है, एक सब्जेक्ट है, वाज क्या है, एक वर्ब है, ये सारे के सारे क्या है, एक अदर वर्ड है, यहां से लेकर यहां तक एक फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं आप इसको, आप एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सर तमाम के तमाम अगर देखें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये क्या है, एक पूरा के पूरा सिंपल सेंटेंस है। अब ये सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस के साथ क्या चीज जोड़ा है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ा है। तो सर सबसे पहले बात तो ये हुई कि ये आपके पास क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। अब जब डिपेंडेंट सेंटेंस है तो इट मींस कि डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होगा, ये नंबर 2 अगर आप बात कर ले तो डिपेंडेंट सेंटेंस आपके पास है कंप्लेक्स सेंटेंस। क्यों कंप्लेक्स सेंटेंस है? क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, कंप्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब कंप्लेक्स सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास कंडीशन होता है और दूसरा अनकंडीशनल होता है। सर कंडीशन में तो 3 किस्म के जो कंजंक्शन है वो पाए जाते हैं, एफ, एज सून एज और व्हेन। ये तीनों इसमें मौजूद नहीं है, ये तीनों इसमें मौजूद नहीं है तो इट मींस बिकॉज है, तो ये आपका क्या हुआ, ये अनकंडीशन है, ये अनकंडीशनल सेंटेंस हुआ। जब अनकंडीशनल सेंटेंस है तो याद कीजिएगा कि ये नंबर कर देख ले तो सबऑर्डिनेट सेंटेंस भी आप इसको कह सकते हैं या इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो यहां तक हमने बात की थी कि भाई हमारे पास क्या होता है, एक सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस के साथ, दो सिंपल सेंटेंस के साथ जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को जोड़ लेते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारा क्या होता है कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल सेंटेंस से मुराद ये होता है कि भाई वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आपके पास 3 कंजंक्शन है, एफ, एज सून एज और व्हेन के साथ जो सेंटेंस जोड़ा जाता है तो उसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो सब कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपके पास यहां तक हमने बात कल की थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मजीद मैं आपको टॉपिक को ले चलता हूं आगे। अब देखें, ये बात तो हमने कल की वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, आपको मैंने एग्जांपल के साथ समझाया कि भाई कंडीशनल सेंटेंस और अनकंडीशनल सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल सेंटेंस जो है ये आइडेंटिफिकेशन हो, मैंने इस पे बात की थी नंबर 2 पे। ये बात मैंने बताई थी आपको कि भाई कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जो है, कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लास पाए जाते हैं, यानी 2 सेंटेंस पाए जाते हैं। एक आपके पास यहां पे क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस के दरमियान में आप क्या लगाते हैं, आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड करते हैं, और फिर एक सिंपल सेंटेंस होता है।
अब देख लीजिएगा इस सिंपल सेंटेंस को, ये जो आपके पास सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता, इसके पास कोई कंजंक्शन नहीं रहता। तो इस वजह से जब कंजंक्शन नहीं होता तो सिंपल सेंटेंस आपके पास एक क्या सेंटेंस कहलाता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब यहां पे देखिए, और यहां से लेकर यहां तक ये जो आपके पास एक सिंपल सेंटेंस को आपने क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसके साथ मिलाना है। तो जब भी किसी सिंपल सेंटेंस के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस क्या हुआ, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस बन गया। डिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। किसी भी सिंपल सेंटेंस के साथ जब हम कंजंक्शन को ऐड करते हैं तो वो डिपेंडेंट बन जाता है। अब देख लीजिएगा, ये बात मैंने बताई है कि इसको लोग इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लास और फिर इसको क्या कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फिर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इट मींस कि सेरेंस और क्लास में कोई फर्क नहीं होता। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। इसको इंडिपेंडेंट क्लास इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद होता है। तो इस वजह से इसी पोर्शन, इस ऐसे को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। वो सिर्फ रेफरेंस होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट की वजह से हम बात करते हैं। अच्छा, इसको क्यों डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लास रहता है, तो डिपेंडेंट क्लास सिर्फ एक इशारा देने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए हम आपको पता होना चाहिए कि भाई ये डिपेंडेंट क्लास जो है ये सेंटेंस होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस कंप्लीट होगा तो तब हम इसको डिपेंडेंट सेंटेंस यानी क्लास का नाम दे देते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए इसको फिर क्या करते हैं, इसको आप इनवर्स लिखते हैं। एक तो आपके पास ये रहा, इस तरीके से आप करते हैं। फिर हमेशा के लिए जो कंडीशन सेंटेंस लिखे जाते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई ये जो डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लास जो है, डिपेंडेंट सेंटेंस जो है ये फर्स्ट लिखा जाता है, फिर यहां पे एक कामा लगाकर फिर क्या किया जाता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड किया जाता है। ये चीज अब हमेशा के लिए जब भी आपको सेंटेंस मिलता है, कंडीशनल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की जा रही है, जो कंडीशनल सेंटेंस को जाहिर करे वो इस फॉर्मेट में, वो इस तरीके से इसका फ्रेमिंग किया गया होगा। अब देख लें सर, ये जो आपके पास डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास की बात करें, अब डिपेंडेंट क्लास को, डिपेंडेंट सेंटेंस को दूसरा नाम दे देता है एफ क्लास, ठीक है। एफ क्लास भी इसको कहते हैं और दूसरा इसको कहते हैं मेन क्लास, ठीक है। ये मेन क्लास भी कहा जाता है, ठीक है। एफ क्लास कहा जाता है, मेन क्लास कहा जाता है। अब एफ क्लास और मेन क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, प्लस सिंपल सेंटेंस होता है। याद कीजिएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास में, इंडिपेंडेंट क्लास सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, ये आपको एक एजम्पशन क्रिएट करने वाला जुमला होगा। एजम्पशन, ये एजम्पशन को या इमेजिनेशन को जाहिर करने वाला जुमला होगा, ठीक है। इसमें इमेजिनेशन पाई जाती है, याद रखिएगा। अब जब ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आप सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन होगी, सिंपल इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ये क्या होगा, एक सिंपल इमेजिनेशन, या आप इसको एजम्पशन सेंटेंस का नाम देते हैं। अब याद कीजिएगा, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में एक आपके पास होता है डिपेंडेंट सेंटेंस, सॉरी डिपेंडेंट सेंटेंस, एंड नंबर 2 जो होगा वो आपके पास एक एजम्पशन सेंटेंस पाया जाएगा।
ठीक है, assumption sentence पाया जाएगा। अब याद कीजिएगा assumption sentence कैसे पाया जाएगा इसमें। सर इसमें assumption sentence में ये तो हमने जान लिया है कि भाई when और represent है। assumption sentence में मैंने ये बताया था कि भाई कोई भी जुमला जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, या आपको मालूम होगा ये आपके पास एक मेन क्लास कहलाता है। मेन क्लास या मेन सेंटेंस इसका नाम दिया जाता है। और इसके बाद ये जो assumption है ये इसका रिजल्ट क्लास कहलाता है, या रिजल्ट सेंटेंस कहलाता है। यानी ये मालूम करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि भाई आपने अगर ये किया, ये अगर हुआ, ये मेन काम यही है, तो इसके रिजल्ट में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम के तमाम ये तब होता है, ये तब होगा, ये तमाम के तमाम डिपेंड करता है इस पे, मेन क्लास पे, कि अगर मेन क्लास, इसको आप क्या कहते हैं, ये भी आपके पास एक डिपेंडेंट, क्योंकि assumption क्या है, assumption आपका हमेशा के लिए डिपेंडेंट साबित किया जाता है। ये भी एक डिपेंडेंट सेंटेंस पे काम किया जाता है। इस डिपेंडेंट सेंटेंस पे क्यों काम किया जाता है, ये भी डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, क्योंकि ये अगर होगा तो ये काम चलेगा, अगर ये नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता। याद कीजिएगा वंस अगेन, ये दोनों। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो सिंपल सेंटेंस आपके पास है, ये सिंपल सेंटेंस जो आपके पास है, ये आपके पास एक डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट। अब ये सिंपल सेंटेंस से मुराद क्या हुआ, ये सिंपल सेंटेंस आपके पास assumptions को शो करेगा, ये assumption को शो करने वाला जुमला है। ठीक है, अब assumption से मुराद मेरा क्या है, अब यहां पे देख लीजिएगा, जब ये डिपेंडेंट है यानी ये होगा, यहां पे ये काम होना है तो ये काम किया जाएगा, तो इट मींस कि ये क्लास तब पॉसिबल है जब ये वाला काम होना है। ठीक है, अब ये जब assumption है तो assumption हमेशा के लिए मैंने आपको बात की है कि ये रिजल्ट क्लास जो आपका मिलेगा ये assumption को जाहिर कर रहा है, और assumption हमेशा के लिए मॉडल वर्ब की पैदावार है। assumption को जब भी आपने जाहिर करना है, assumption को जब भी आपने जाहिर करना है तो आपने मॉडल वर्ब पुट करने हैं। assumption हमेशा के लिए मॉडल वर्ब पे किया जाता है। अब मॉडल वर्ब से मुराद यानी मॉडल वर्ब जितनी भी है आपके पास, जैसा कि नंबर 1 मैंने बताया है कैन, नंबर 2 अगर देखें कुड, नंबर 3 मे, नंबर 4 might, number 5 shall, number 6 should, number 7 well, number 8 would, and number 9 जो है must, and number 10 ought to। अब जरा देख लीजिएगा, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या कहलाता है, एक मॉडल वर्ब है। ये तमाम के तमाम क्या है, मॉडल वर्ब कहलाता है। अब ये तमाम के तमाम अगर मॉडल वर्ब कहलाते हैं तो इट मींस कि assumption को जाहिर करने वाला, assumption क्रिएट होती है किसके थ्रू, ये सारे के सारे assumption के लिए इस्तेमाल की जाती है assumption। अब देख लीजिएगा इस मॉडल वर्ब के थ्रू ये तो हमें मालूम है कि भाई जो आपके पास डिपेंडेंट सेंटेंस है जिसको मेन क्लास कहते हैं, कंडीशन में ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये एफ के साथ, व्हेन के साथ और एज सून एज के साथ। इसका तो टॉपिक हमने क्लियर किया है। अब जो हमने स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है किस चीज को, इन तमाम के तमाम मॉडल वर्ब्स को। इस मॉडल वर्ब्स को आप समझेंगे और ये मॉडल वर्ब जहां कहीं भी आपको मिले तो ये मॉडल वर्ब हर जगह पे आपको मिल जाए तो समझ लें कि भाई ये भी कंडीशनल सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का
रिजल्ट सेनेंस है। ये कंडीशनल सेनेंस का क्या है? रिजल्ट सेनेंस है, याद रखिएगा। अब सर ये जितने भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, इसके बारे में एक बहुत गलत कंसेप्ट बताई जाती है। इसके बारे में एक बहुत गलत बात बताई जाती है स्टूडेंट्स को। क्या गलत बात बताई जाती है? इस वजह से गलत बात बताई जाती है कि कहते हैं कि अगर आप यहां पे लिखें कि आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैन जो है, ये जुमला किस में है? ये आपके पास प्रेजेंट को जाहिर करता है, ये प्रेजेंट को जाहिर करता है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है, बताई जाती है। हालांकि प्रेजेंट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट टाइम होता है, लेकिन ये मैं लगता हूं ये प्रेजेंट टेंस को जाहिर करते हैं ये लोग। ये जो हमारे स्टूडेंट्स को बताई जाती है ये बात, ये याद कीजिएगा। नंबर 2, अगर किसी ने यूं लिखा कि आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर, फिर यहां पे बताई जाती है कि ये आपके पास एक पास्ट टेंस है। अगर आप पूछें कि ये प्रेजेंट क्यों है, ये पास्ट क्यों है, अब जरा देख लीजिएगा। जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक गलत कंसेप्ट, एक गलत राय जिसकी बिल्कुल कोई तुक ही नहीं बनता, बताई जाती है बच्चों को। अव्वल से लेकर अजल तक, यहां तक अब तक बात चली है। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछें कि भाई ये क्या मतलब मसला है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डायरेक्टली कि सर ये आपके पास एक रट्टा लगाया हुआ है, कोई भी इस नहीं है इस बात की जब बात की जा रही है। अब सॉरी, अब देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट से पूछें कि ये प्रेजेंट टेंस क्यों है, कहते हैं कि सर ये कैन जो है, कैन, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा के लिए किस में जाहिर किया जाता है? ये प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाती है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट है। फिर कहते हैं कि ये कुड जो है सर, ये है V2। किसका V2 है? ये कैन का V2 है। अब जरा देख लीजिएगा, कैन का V2 कुड, फिर से सुन ले। कहते हैं कि सर ये जो कैन है, इसका कुड जो है ये सेकंड फॉर्म है। यार खुदा का खौफ करें, किस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं कि ये सेकंड फॉर्म है? यार कहीं मॉडल वर्ब के सेकंड फॉर्म बनते हैं? ये तो नॉनसेंस की बात की जा रही है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात कर ले तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं मैन वर्ब में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर आप बात कर ले तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं मैन वर्ब में, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फंक्शन है मैन वर्ब की तरह। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो कभी भी आपके पास फॉर्म्स में तब्दील नहीं की जाती। लेकिन अगर आप चल फिर भी मैं मान लेता हूं एक लम्हे के लिए कि ये आप कहते हैं कि सर इसी वजह से ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने मान लिया है। अब जरा देखिए, जरा फॉर्मेशन बनाते हैं। मैंने लिखा V1, फिर मैंने लिखा V2, फिर मैंने लिखा V3, अब V4, V5। अब देखिए ये तो कोई मानता नहीं है ना, ये तो चलो मैं साइड रखता हूं। ये तो कोई भी कहता है कि V4 और V5 नहीं है, हालांकि बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। V5 और V4 है। अगर आप V5 और V4 को कंसिडर नहीं करते तो आप कभी भी टेंस को अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द टेंस, अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ द टेंस, यू नेवर कैन अंडरस्टैंड द टेंसेस। ये मेरा दावा है, ये मैं प्रूफ करके दूंगा इंशाल्लाह वर्ब की टॉपिक में कि भाई हम किस तरीके से इसको V4 और V5 कहेंगे, ठीक है। अब मैंने यहां पे मान लिया है कि भाई यहां पे ये जो कैन है, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं गो, फिर मैंने लिखा वेंट, फिर मैंने लिखा गॉन, गो वेंट गॉन। सर ये क्या हो गए? सर ये फॉर्म है, बिल्कुल फॉर्म है। अब जरा देखिए, अब सर यहां पे कैन है, कैन हुआ, यहां पे सर सेकंड फॉर्म मैंने मान लिया कि कुड है, थर्ड फॉर्म मैंने मान लिया कि आपने कहा कि सर थर्ड फॉर्म भी कुड है, ठीक है। अगर आप थर्ड फॉर्म को मानते नहीं है फिर तो आप बिल्कुल अपनी मनमानी करते हैं कि थर्ड फॉर्म नहीं, जब जिसका सेकंड फॉर्म है तो उसका थर्ड फॉर्म लाजमी होना चाहिए। फोर्थ फिफ्थ फॉर्म अगर है ही नहीं है,
या नहीं है, लेकिन थर्ड फॉर्म तो ये आपको मानना चाहिए कि भाई है। अब मैंने ये मान लिया कि जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, अब जरा देखिए इनके तमाम के तमाम, मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई आई गो, आपने कहा सर इसका मतलब कि प्रेजेंट। मैंने लिखा कि आई वेंट, आपने कहा सर इसका मतलब कि पास्ट। लेकिन मैंने यहां पे थर्ड फिक्र लिखा कि आई हैव गॉन, आपने कहा सर प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा वेरी गुड, यानी गो भी मैंने इस्तेमाल कर लिया, वेंट भी मैंने इस्तेमाल कर लिया और गॉन भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब जरा देखिए जिस चीज को मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आप किस अंदाज से, किस तरीके से आप कहते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है। अब फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बच्ची ठीक है, मैंने यहां पे जैसे कि मैंने लिखा कि आई कैन गो देयर, आपने कहा सर कैन जो है मैंने इस्तेमाल कर लिया प्रेजेंट में। मैंने कहा वेरी गुड, कैन इस्तेमाल हुआ। आपने कहा आई कुड गो देयर, आपने कहा सर कुड का मतलब पास्ट, मैंने कहा कुड आपने इस्तेमाल कर लिया। मुझे ये खुद इस्तेमाल करके दिखाएं फिर मैं मान लूंगा कि भाई आप एक वाकई इसके फॉर्म बनते हैं। अगर कुड को आप जिंदगी में कहीं थर्ड फॉर्म नहीं है आपके पास, तो सेकंड, ऐसा कौन सी इंग्लिश में ऐसा वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म हो थर्ड फॉर्म ना हो? जो आप मेन वर्ब की बात करते हैं, फॉर्म्स बनते हैं मेन वर्ब की। अगर ये कैन आप कहते हैं कि मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं, हालांकि ये मेन वर्ब भी नहीं है, ये कुड जो है ये इसका हेल्प के तौर पे काम कर रहा है, और ये भी आपके पास गो का हेल्प के तौर पे काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब यहां पे काम नहीं करते। मेन वर्ब हमेशा के लिए या तो हेल्पिंग वर्ब लेता है अपना, और या वो एज अ मेन वर्ब, एज अ सिंगल इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब की ये खासियत है। तो आप मुझे बताएं कि ये तो आपके पास क्या है, ये तो आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की आप फॉर्मेशन बना सकते हैं, यार खुदा का खौफ किया करें। हेल्पिंग वर्ब की कहां से फॉर्म बनती है? हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं बनती, तो इस वजह से ये थर्ड फॉर्म इसका नहीं है। और फिर जब थर्ड फॉर्म नहीं है तो सेकंड फॉर्म भी नहीं है। इससे आप पास्ट की बात नहीं कर सकते। ये जुमला भी आपको मैं बता दूं, ये जुमला भी आपका लिस, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की बात नहीं की जा रही है, ये याद करें। ये क्या है? ये सिर्फ आपको बताया जाता है इजम्पशंस को। किस चीज को? ये इजम्पशन और इमेजिनेशन की बात की जा रही है। अब ये जो कैन है ये आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहा है, और जो कुड है ये आपका लेस सेंस दे रहा है। तो इस वजह से आप क्या कर रहे हैं? अब मुझे बात बता दीजिएगा, अब मुझे बात बता दीजिएगा किस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकता था। अब मुझे बताएं खुद का मतलब क्या है? आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। क्या चीज बता रहे हैं? एबिलिटी बता रहे हैं। लेकिन कौन सी एबिलिटी? गुजरी हुई वक्त की एबिलिटी बात बताई जा रही है। अब जब गुजरी हुई वक्त की एबिलिटी की आप बात करते हैं, इट्स नेवर पॉसिबल दैट दैट टाइम्स कम्स अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, because it is a possibility and it is a ability which is considered to the lesser sense, जो less sense के तौर पे consider किया जाता है। अब ये चीज मुझे समझ नहीं आती। अब जरा देखिए, इस चीज पे भी मैं बात कर रहा हूं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो फिर मजीद ये चीज। अब जो मैंने अभी तक आपको बताया, एक चीज इसमें मैंने क्या समझाई है? मैंने समझाई यही है कि भाई आइडेंटिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूं, चलता जा रहा हूं आपके साथ साथ ये आगे, क्योंकि चीजों को अच्छे तरीके से समझे, ऑथेंटिकल चीज के साथ समझे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको उसका नहीं है कि कोड लगा लो, कैन लगा लो, वो लगा, क्यों लगाए भाई? रीजन लगाए क्यों? चलो ठीक है, लगा तो सकते हैं, लेकिन लगाए क्यों? इसके लिए लॉजिकल रीजन बताए, कोई साइंटिफिक अप्रोच बताए कि भाई इसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है। इसका कोई लॉजिकल रीजन तो होगा ना कि भाई ये हम इसको यहां पे लगा लें। अब आपको बताया जाता है कि भाई आप फर्स्ट कंडीशन में वेल और शैल का इस्तेमाल करें, कैन का इस्तेमाल करें, क्यों करें? ऐसे रट्टे लगा दें। इंसान ऐसा हो सकता है ना कि वो रट्टा लगाने में थोड़ा कमजोर होता है, उनको तब बात समझी जाती, वो तब बात को समझ सकता है जब उसको कोई उसका लॉजिकल रीजन दे दे कि भाई ये इस वजह से है। हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, एक रीजन होता है, किसी की रीजन की बुनियाद पर आप ऐसा करते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है
जिसका कोई रीजन ना हो और हम उसमें क्या करें, बता दें कि भाई ये हमने किया, क्यों किया भाई, ना कोई उसका कोई टीम, ना उसका कोई मकसद, ना कोई उसका काम, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसका जरा लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर इंशाल्लाह मजीद आपसे बात करता हूं। अच्छा, तो अब देख लीजिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं, अब जो मेरा टॉपिक अभी इस बात करता हूं, यहां तक अगर आपको समझ नहीं आई हो तो फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आपको पूछ सकते हैं, आई कैन रिस्पॉन्स इंशाल्लाह, ठीक है। अब जरा देखें, यहां तक जो मैंने बात की है कॉम्प्लेक्सनेस और कंडीशन, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भूल ना जाए कि भाई कॉम्प्लेक्सनेस हमारे पास कंडीशन नहीं होता है, इसी वजह से इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब देख लीजिएगा, अब जब हम बात करते हैं, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, अब कंडीशन सेंटेंस में मैं आपको मॉडल वर्ब का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं कि मॉडल वर्ब का इसमें क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब जहां कहीं भी इस्तेमाल हो, मॉडल वर्ब जहां कहीं भी इस्तेमाल हो, मॉडल वर्ब रिप्रेजेंट करेगा आपकी इमेजिनेशन को, ठीक है। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है, यानी अनबिलीवेबल है। इसको आप कह सकते हैं कि अनट्रस्टेबल है। समझ आ रही है क्यों? मॉडल वर्ब इमेजिनेशन को जाहिर करता है और इमेजिनेशन जो है ये डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इमेजिनेशन हमेशा के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ये कभी भी आपका कंट्रोल में नहीं होता, ये आपकी क्या होती है? अनकंट्रोल होता है। और इसका जो ड्राइवर होता है वो कोई और होता है, वो आप पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये आपका पर्सनल अप्रोच नहीं है, ठीक है। आप इसको इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या बात मैंने बता दी? देखिए, ऑथेंटिकल चीज के साथ समझिए। मॉडल वर्ब अनरियलिस्टिक, अनरियल होते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। जहां कहीं मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, आपको उसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। 100% यकीन आपको नहीं करना चाहिए। अब ये क्या है? ये डिपेंडेंट है उस बंदे पे जिसने ये बात की है। अगर वो करना चाहे तो कर लेगा, नहीं करना चाह सकता है तो नहीं करता। अब जरा देखिए, ये किसी और पे डिपेंड करता है। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये क्या है? ये पर्सनल अप्रोच नहीं है, ये आपके पास इंडिविजुअल कंट्रोल में नहीं है, ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये आपके पास सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। सर किस तरीके से बात कर रहे हैं, जरा हमें समझा तो दीजिएगा। अब जरा देखिए इसकी समझाने का कंसेप्ट और कंसेप्ट इमेजिनेशन पे, इसके समझने की कोशिश करें बच्चे। मैंने यहां पे लिखा, आपने सिंपली कहा, आपने सिंपली कहा, अकीदे की बात करो, आपने कहा कि भाई आई शैल, आई शैल
go to school. नंबर 2 आपने लिखा I shall call you later. नंबर 3 आपने लिखा you would like to go to market. And number 4, you can do this work. He should respect the elders and must read the novel Simon ought to leave this job they could win the game. अब यहां पे देखें, आपके सामने मैंने ये सारे के सारे सेंटेंस लिखे हैं. इसमें अगर आपको इसको गौर से देख लीजिएगा, इसमें मैंने किसका इस्तेमाल किया है? मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है. लेकिन इस जुमले में, इन तमाम के तमाम जुमले में आप कभी भी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी पे बात नहीं कर सकते. 100% गारंटेड आप बात नहीं कर सकते कि भाई ये 100% मुझे यकीन है कि ये हो रहा है, ऐसा होगा. यहां पे क्या है, आप फर्स्ट जुमले में देख लीजिएगा. फर्स्ट जुमले में एक्शन जो है वो क्या है, वो बताई जाती है गो के बारे में. ठीक है, अब जब गो के बारे में यहां पे बात की जा रही है, ठीक है, अब क्या ये गो आप गारंटी कहेंगे कि भाई आप स्कूल जाओगे, आपके पास है? देखिए, अब अगर आप बात करें आई शिल गो टू स्कूल, आई शिल गो टू स्कूल, इसका मतलब यह है कि आप अब यहां पे मौजूद है, यहां पे मौजूद है, और आप जो एक्शन की बात करते हैं, एक्शन की आप बात करते हैं, ये एक्शन आपका बाद में होना है. ये एक्शन आपका बाद में होना है. ये नहीं आप यहां पे मौजूद है, आपने इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं इसी टाइम पे, ये अब तो आप यहां पे, अब आप नहीं कहते हैं कि भाई मैं स्कूल जाता हूं. अगर आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब है कि ये तो श्योरिटी आप जाते हैं. लेकिन अब यहां से लेकर यहां तक एक फासला है कि भाई मैं स्कूल जाने का काम करूंगा, लेकिन कब? बाद में. हवा आप 1 मिनट के बाद है, 1 घंटे के बाद है. अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक टाइम है. इस टाइम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. इसमें कुछ भी हैपन हो सकता है, याद रखिएगा, इसमें कुछ भी हो सकता है.
तो अब इसी वजह से आप इस बात को 100% किसी को नहीं कह सकते कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा। इसका मतलब है कि फिर तो आप अल्लाह ताला के कामों में, यानी आपका स्कूल जाने का जो वर्क है वो क्या है, वो तो फिर आपके हाथ में है ना। फिर तो आप अपने आप को फुल ऑफ वो बनाते हैं कि भाई मैं जाऊंगा। देखिए आपके जाने तक बहुत सारा वर्क है, ये टाइम जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई फौत की हो जाए तो कैसे स्कूल जाओगे? आप कहेंगे मैं स्कूल जाऊंगा, टीचर को बताएंगे भाई सर मैं स्कूल जाऊंगा, या आपने कहा मैं स्कूल आऊंगा, घर में कोई फौत की हो गई है। जब घर में कोई फौत की हो गई है, आप स्कूल नहीं गए, तो क्या आपको कल सजा मिलेगी कि नहीं? कि आपने तो कहा था कि मैं आऊंगा। तो फिर यहां पे क्या है, यहां पे आपकी वो 100% रियलिटी नहीं, यहां पे आप झूठे साबित हो गए। इसी वजह से मैंने क्या लिखा, अनरियलिस्टिक अप्रोच। ये एक बिल्कुल नाकाबिल यकीन है, अनबिलीवेबल है, और साथ साथ अनकंट्रोल है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो किस वजह से हमें पता चला? सर पता इसी वजह से हमें मालूम हुआ कि हमने यहां पे क्या किया है, एक शेल का इस्तेमाल किया है, और शेल आपके पास क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। समझ आ रही है? आप जब कहते हैं कि भाई ये हमारे पास, देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक्शन होते हैं ना, मेन वर्ब, वो तो आपके पास गारंटेड होते हैं, उसमें तो आप दो राय दे नहीं सकते। अब उसके अलावा नंबर 2, आई शेल कॉल यू लेटर। आप यहां पे आप मौजूद हैं, अभी एक्शन इसमें क्या है, एक्शन जब होना है वो किसका होना है, वो कॉल का होना है। अब आप यहां पे मौजूद हैं, आपको किसी ने कॉल की, अभी आप मसरूफ है, अभी आप मसरूफ है, आपने कहा आई शैल कॉल यू लेटर। लेटर के दरमियान में इसका मतलब है कि कई बाद में आप कॉल करोगे, टाइम नहीं बताया, लेकिन बाद में जब है आने वाली वक्त की आप बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आपके पास इतना टाइम नहीं मिला, आप और भी मसरूफ थे, और भी मसरूफ थे, वो आपसे नाराज हो गए कि भाई आपने तो कहा था कि मैं बाद में कॉल करता हूं, आपने तो कॉल ही नहीं की, तो नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो इस वजह से ये 100% आपको श्योरिटी नहीं देते, इस पे कभी भी एतमाद नहीं करना। तो ये आपके पास एक क्या है, एक्शन है। ये भी आप क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब की वजह से। आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर। अब देखिए आप इसको बाद में, मैं कॉल करता हूं आपको बाद में, आई कॉल यू लेटर, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है कि आप उसी टाइम है, आपको यकीन है कि भाई अभी मैं फ्री हूं, आप कॉल करोगे, ये पे 100% रियलिटी है। यू वुड लाइक टू गो टू मार्केट। अब यहां पे देखिए इसकी आपको समझ बहुत आसानी से आ जाएगी। यू वुड लाइक टू गो टू मार्केट, तुम मार्केट जाना पसंद करते हैं, करते थे, इस करते हैं, चलो सॉरी, यू वुड लाइक टू गो टू मार्केट, तुम मार्केट जाना पसंद करेंगे। अब यहां पे देखें सर, ये चीज की अगर हम बात करेंगे कि तुम मार्केट जाना पसंद करोगे, तुम बाजार जाना पसंद करोगे, यू वुड लाइक टू गो टू मार्केट, यू वुड लाइक टू ड्रिंक अ टी, यू वुड लाइक टू स्पेंड सम मोमेंट विद मी, यू वुड लाइक टू रीड दिस स्टोरी, यू वुड लाइक टू गो टू स्कूल, यू वुड लाइक टू प्ले विद मी। ये सारे के सारे क्या है, आपकी assumption। अब जरा देखिए, आप यहां पे हैं, आप इस आदमी से पूछते हैं, अब आप कहते हैं कि यू वुड लाइक, अब फैसला किसका है, फैसला इस बंदे का है, आपका पर्सनल अप्रोच इसमें नहीं चलता। ठीक है, आपका पर्सनल अप्रोच नहीं चलता। समझ आ रही है? अब जब आपका पर्सनल अप्रोच नहीं चलता तो इट मींस कि अप्रोच किसका है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो ये भी अगर इसने हां कहा, यस में जवाब दिया, तो तब ये 100% बन जाएगा, वरना यहां तक 99% आपको है, लेकिन 1% जब ना हो तब तक श्योरिटी नहीं हो सकती। तो कैसे आपको मालूम हुआ? आपको मालूम यूं हुआ कि सर ये वुड जब लगा हुआ है तो ये एक मॉडल वर्ब है, ये अजम्पशन है। कैन देखे, यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। अब जब यू कैन डू दिस वर्क की बात कर रहे हैं, यू कैन डू दिस वर्क की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तुम ये कर सकते हैं। जब तुम ये कर सकते हैं तो उसकी बात है ना, अगर वो मेहनत करे, अगर उसको चाहिए हो तो फिर वो करेगा।
अदरवाइज आप तो इस पे कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे सजेशन दे, ही शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। उसकी मर्जी पे है कि अगर वो मर्जी उसको आप तो सिर्फ सजेशन दे रहे हैं, आप उसमें फुलागू नहीं कर सकते, तुम करोगे, सजेशन दे रहे हैं। तो ये सारा के सारा आप मस्त देखें, अहमद मस्ट रीड द नावल, नावल पढ़ना चाहिए, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जब वो चाहे था ना तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, आप उसमें इस पर आपकी नहीं है, तो यू आर टू लीव दिस जॉब, आपको ये जॉब छोड़नी चाहिए। अब जब आपको ये जॉब छोड़नी चाहिए तो इसका मतलब उसकी मर्जी है ना कि वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, आपका बस नहीं चलता। तो कुड देके यू कुड विन द गेम, तुम मैच जीत सकते हैं थे, अब तुम मैच जीत सकते हैं या तुम मैच जीत सकते थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम मैच जीत सकते, तो ये चीज आपके पास क्या है कि भाई वो गुजरी हुई वक्त है, लेकिन डिपेंड करते हैं उस पर, आप नहीं कह सकते कि हम, और ये भी कह सकते हम मैच जीत सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त है, कोई इमेजिनेशन है, इसी वजह से। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मॉडल वर्ब है वो किस पे चलते हैं, ये आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि ये आपका हमेशा के लिए एजम्पशन को बताते हैं, और एजम्पशन जो हमारे पास होती है क्या चीज होती है, ये एक इमेजिनेशन होती है। हम सिर्फ ख्याली तस्वुरात रख सकते हैं, हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, बाकी हम उसको डन तक फैसला नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो साथ न दें। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच और किसी का भी ना हो, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच इंसान का क्या है, ये अल्लाह है। जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि ये सारे के सारे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होता है इसमें, और मॉडल वर्ब जहां कहीं आपको मालूम नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब जरा देख लीजिएगा कंडीशन कैसे बनाता हूं। अब इन तमाम के तमाम में इसके कंडीशन में कैसे बनाता हूं, अब यहां पे देख लें, ये सारे के सारे जुमलों से। पहला जुमला है कि आई शेल गो टू स्कूल, आई शेल गो टू स्कूल। आपने लिखा कि आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। या आपने लिखा कि आई शैल गो टू स्कूल इंशाअल्लाह। अब जरा मुझे बताएं कि अक्सर जुमला कौन सा है, आई शैल गो टू स्कूल है, ये ठीक होगा, या आई शैल गो टू स्कूल इंशाअल्लाह, ये ठीक होगा। जरा देखें, अब मुझे जवाब दें कि आई शैल गो टू स्कूल ये जुमला ठीक है, या आई शैल गो टू स्कूल इंशाअल्लाह ये जुमला ठीक है। ठीक है, अब जरा देखें एक और जुमला, मैं लिखता हूं कि एफ अल्लाह wants, I shall go to school। एक्चुअली अगर आप इस जुमले को देखें, ये जुमला आपके पास गलत साबित हो रहा है। क्यों? अगर आपने लिखा कि आई शेल गो टू स्कूल, इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद को पावरफुल समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोई भी काम आने वाले वक्त में आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम मुसलमान कहते हैं ना कि भाई मैं बस ये घर बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, कहते हैं इंशाल्लाह बोला करें। क्यों? हमारी औकात ही नहीं कि हम कोई काम करें जब तक रब ना चाहे। तो इस वजह से अगर ये जो आपने लिखा सेंस के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग और ग्रामेटिकली जो बात हो रही है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में ये क्या है, एक रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट क्लॉज क्यों है? रिजल्ट इंशाल्लाह से मुराद क्या है, अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर क्या है, एफ। तो एफ जो है ये आपके पास एक मेन क्लॉज रहा, ये मेन क्लॉज है जी, और ये आपका रिजल्ट क्लॉज है। तो इस वजह से ये आपके पास एक रिजल्ट क्लॉज को जाहिर किया जा रहा है, और इसका मेन क्लॉज क्या हुआ, एफ।
अल्लाह वांट्स, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, ये एफ क्लास है और इसको आप मैन क्लास का नाम देते थे कि नहीं? और फिर ये क्या है? रिजल्ट क्लास है। क्यों रिजल्ट क्लास है जी? आप देखें ये डिपेंड है ना इस पे, डिपेंड है इस पे। अगर ये ना हुआ, अल्लाह ने ना चाहा, तो आप जा सकते स्कूल, यार आप तेरी औकात क्या है? तेरा सांस लेना, तेरे बालों की हरकत, वो किसके कंट्रोल में है? उस रब के कंट्रोल में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा? ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है आपके जाने का, तेरी औकात नहीं है। और उसके बढ़कर आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया कि भाई मैं कल स्कूल आऊंगा, फिक्र न करें, घर में पापा ने बताया कि नहीं नहीं अम्मी को अस्पताल ले जाओ, बताओ अप्रोच किसकी रही? अप्रोच रही जनाब ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लेकिन ये तो आप फिर सेकंड मरहले में पहुंचते हैं। तो इस वजह से आप कहीं कह रहे हैं कि अगर अबू ने इजाजत दिया तो मैं बाजार जाऊंगा। अगर अबू ने इजाजत दिया, बाजार जाऊंगा कब? लेकिन अबू ने पैसे दिए या इजाजत दिया। अगर अबू ने पैसे दी तो मैं बाजार जाऊंगा। तो यार ये क्या है? ये सारा के सारा आप सिंपल बोलते हैं ना, आप रिजल्ट बताते हैं, और रिजल्ट के बेस पे क्या होता है? मेन क्लास। तो जब भी आप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल इज रिप्रेजेंट टू द कंडीशन रिजल्ट। वो कंडीशन का रिजल्ट बताया जाता है कि इसके पीछे कंडीशन है। मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी, आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू इफ माय पेरेंट एग्री। अगर मेरे वालिदैन राजी हुए तो मैं आपसे शादी करूंगा। ऐसे तो नहीं है ना कि आपके वालिदैन राजी ना हो तो क्या शादी कर, तो लाजमी बात है मसले मसाइल बनेंगे। अब यहां पे देखें, आई शैल कॉल यू लेटर, आई शैल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, व्हाट डज इट मीन? मैं अभी जब उसने बात कॉल की है तो आप बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप बिजी थे। आई शैल कॉल यू लेटर, मैं बाद में कॉल करूंगा। क्या मतलब? बाद में अगर आप मसरूफ ना बिजी रहे तो फिर, या आपका मोबाइल खराब हुआ, देखिए ये assumption है। if I getting free, if I get free, अगर मैं फारिग हुआ, I should call you later, फिर मैं आपको बाद में कॉल करता हूं, मैं बाद में फिर आपको कॉल करता हूं अगर मैं फारिग हुआ। तो मसला क्या है? यदि कंडीशन क्या है? कंडीशन इसमें फारिग होना है, फ्री होना है, और फिर रिजल्ट क्या है? फिर रिजल्ट देखा जाएगा कॉल करना, लेकिन कंडीशन को आपने फॉलो करना। यू वुड लाइक टू गो टू मार्केट, इफ यू आर एग्री, अगर आप राजी हैं, इफ यू वांट टू गो टू मार्केट यू वुड गो, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपको यहां से यहां तक जो भी नजर आ रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये तमाम के तमाम आपकी रिजल्ट क्लास है। सर आपको कैसे पता चला? रिजल्ट क्लास किसका होता है? सर रिजल्ट क्लास कंडीशनल सेंटेंस का होता है। किसका होता है? कंडीशनल सेंटेंस का होता है। जब ये कंडीशनल सेंटेंस का होता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे आपको कैसे मालूम हो गए? सर इसी वजह से मालूम हो गए क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुए हैं हमारे दोस्त, जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब। अब देख लीजिए, यहां तक आप इस वीडियो के साथ रहें। मजीद मॉडल वर्ब की एक्सप्लेनेशन के लिए आपने अगले वीडियो को देखना है, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के पास चली जाएगी, तो ताकि आपको मजीद में इंफॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।